नमस्कार। मैं अशोक शर्मा घूंडवाड़ से जिला परिषद उम्मीदवार एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं जिला परिषद चुनाव जीतता हूँ या जिला परिषद आप मुझे जिला परिषद मेंबर बना के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भेजते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य कर सकता हूँ। 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पे मैं कार्य करूँगा और उसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। वैसे मैं अपने पिछले 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन कहीं न कहीं शायद फिर भी इस वीडियो में मुझे एक भूमिका बाँधने के लिए इस बात को बताना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि पंचायती राज सिस्टम की अहमियत क्या है और इसका पोटेंशियल, इसकी ताकत क्या है। देखिए, पंचायती राज सिस्टम में सिर्फ एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती। जो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू हमारे जो काम होते हैं उसमें 16 मिनिस्ट्रीज़, यस 16 मिनिस्ट्री, 16 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं। और हमारा जो संविधान का 11वां शेड्यूल है, जो कि अंडर 243G आर्टिकल है हमारा, उसके अंदर उसमें 29 सब्जेक्ट्स को जो है इसमें इसके अंतर्गत लाया गया है। ये 29 सब्जेक्ट्स पे काम करता है। इसमें 16 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है और अभी जो 15th हमारे फाइनेंस कमीशन ने पैसा रिलीज़ किया है 60,750 करोड़ 2020 से 2021 के लिए एलोकेट भी किया है। तो इतना बड़ा तामझाम है इसका। इसमें आपका इन जो 29 जो आपके सब्जेक्ट्स है, इसमें आपका एग्रीकल्चर भी है, इसमें आपका फिशरी भी है, इसमें आपके स्वरोजगार भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, इसमें आपकी लाइब्रेरीज, एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, इसमें आपका सिंचाई के काम है, पीने का पानी है, सैनिटेशन है, ये भी आते हैं। तो स्मॉल फॉरेस्ट लेवल के काम हैं, या आपकी रोड्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं। और आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो भी इसमें आती है, या फिर आपकी कम्युनिटी एसेट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम लोगों को जिन भी कार्यों की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे रोज़ के जीवन में ये चीज़ें होती हैं जो हमसे संबंधित होती है, ग्रामीण लोगों के से संबंधित, वो सारे की सारी बातें जो है हमारे पंचायती राज सिस्टम में 11वें शेड्यूल के अंतर्गत जो है वो मेंशन की गई है और वहाँ इंक्लूड की गई है। इन 29 सब्जेक्ट्स पे जो है पूरी 16 मिनिस्ट्रीज पंचायती राज सिस्टम की हेल्प करती है और इतना बड़े तामझाम के साथ जो है इसमें कार्य होता है। तो ये आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हमें खुद का विकास या अपने क्षेत्र का विकास या इस देश का विकास करना है तो पंचायती राज सिस्टम को ही सुदृढ़ करना होगा, पंचायती राज सिस्टम पे ही फोकस करना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं छूटती है जो हमारे काम की है नहीं। हर चीज़ के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा देती है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे स्कीम निकाली जाती है, लेकिन बात यही है कि वो सिर्फ कागज़ों में रह जाती है और ग्राउंड पे वो कार्य होते नहीं हैं। तो ये गलती शायद सिस्टम की भी नहीं है, शायद हमारी गवर्नमेंट की भी नहीं है, शायद संविधान बनाने वालों की भी नहीं है, शायद गलती हम वोटर्स की हैं, जो कि शायद हम गलत नुमाइंदों को वहाँ पे भेज देते हैं और फिर उसकी वजह से ये सारे का सारा जो सिस्टम है असफल हो जाता है। क्योंकि सिस्टम क्या है, वो तो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट क्या है, वो तो लोगों से बनती है। अगर लोग ही सही नहीं हैं तो आप कितना भी अच्छा सिस्टम दे दो, आप कितना भी अच्छी सरकार दे दो, ग्राउंड पे कोई कार्य नहीं होगा। क्योंकि सरकार हम हैं, जो हम चुनते हैं, जो हम कहते हैं वही तो सरकार है। अगर हम नाकामयाब लोगों को, अगर हम नाकाबिल लोगों को चुन के आगे भेजते हैं, जिन्हें पॉलिसीज़ या जिन्हें किसी गवर्नमेंट की एड्स या जो ये पंचायती राज सिस्टम के थ्रू चलती है, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाई आती है उन चीज़ों को समझने में। और जब उन्हें कठिनाई आती है तो फिर वो उसका एग्जीक्यूशन भी वो नहीं कर पाते हैं और पूरे का पूरा ये सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि ये सही से एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता है। तो अब बात आती है कि अगर मैं जिला परिषद मेंबर बन के अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पहुंचता हूं तो मैं किन मुख्य बिंदुओं पे कार्य करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं कार्य करूंगा वो है सर्विस एट योर होम। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है पंचायती राज में, वो सारे की सारी जो है स्कीम्स जो है, सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपके घर बैठ के आप तक को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए करना क्या है कि मुझे लोकमित्र केंद्र के किसी आदमी को शिमला से या किसी जगह से उठाना है और आपके गांव में लाना है, और वो अपना कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ वहाँ पे आके आपको एक वर्कशॉप की तरह जो है आप कंसल्ट भी वहाँ पे कर सकते हो। आपको वहाँ पे मेंटोर भी किया जाएगा, आपको वहाँ पे बताया भी जाएगा कि गवर्नमेंट की किस किस तरह की स्कीम्स है और आपको किन किन स्कीमों से कैसा कैसा बेनिफिट मिल पाता है, और फिर उसके हिसाब से
फिर वहीं पे जो है आपका कार्य कर दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे तैयार कर दिए जाएंगे। चाहे वो कोई भी आपका वजीफ़ा लगाना है, या आपका कोई लैंड इम्प्रूवमेंट का काम है, या आपका सिंचाई से रिलेटेड कोई कार्य है, या जनधन खाता है फॉर एग्जांपल, या गवर्नमेंट की कोई और स्कीम्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन हर चीज़ के लिए जो है स्पेशलिस्ट जो है आपके गाँव में आएगा, आपको बताएगा, और वहीं पे ऑन द स्पॉट आपके कार्य को कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम महीने में एक दिन रखेंगे एक गांव के लिए कहीं पे, कि वहाँ पे एक दिन में किसी डेट हम वहाँ पे दे दें। फॉर एग्जांपल हम किसी एक दिन बागड़ी चले गए, किसी एक दिन हम टाई खोलना चले गए, किसी एक दिन जो है हम सैंज टिकरी चले गए, और या किसी हम कभी कहीं देवठी कुठार चले गए, ये तो यहाँ हम देहा आ गए। तो इस तरह से आपको डेट दे दी जाएगी, और वहीं पे घर में बैठे बिठाए आपका जो है सारे कार्य कर दिए जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात जो है वो ईज़ ऑफ वर्क, कार्य करने में सुविधा। होता क्या है कि जो भी लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं इन चीज़ों की, उन्हें हर डिपार्टमेंट में जो है प्रताड़ित होना पड़ता है। गरीब लोगों को अक्सर ऐसी प्रताड़ना मिलती ही है। आप पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, या आप ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाइए, या आप आईपीएस डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि ज़रूरत तो सभी डिपार्टमेंट की हमें पड़ती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कुछ लोगों की सुनवाई नहीं होती है। मैक्सिमम 90% लोगों की सुनवाई होती रही है। जो काम एक दिन में हो सकता है, उस काम को करने में उन्हें महीना लग जाता है। तो होता क्या है कि वो थक हार के गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, कि उन्हें वो स्कीम चाहिए ही नहीं, उन्हें वो कार्य फिर करना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ये काम होगा ही नहीं, तो वो गिव अप कर जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक नंबर दिया जाएगा। अगर मैं जिला परिषद चुन के आता हूँ तो आपके पास मेरा एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपकी सुनवाई होगी, आपकी बात को सुनाया जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट आपके काम के लिए ना नहीं कर सकता। जो काम एक दिन में होना, वो एक दिन में उन्हें करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, कागज़ में अगर कोई कमी है, उस कागज़ की कमी को भी पूरा करवाया जाएगा, आपको सही से गाइड किया जाएगा। पर्सनली आके मैं सब डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है, वहाँ पे जाके उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही तय करूँगा, जहाँ पे ऑफिसर बैठते हैं। या अगर आपके कागज़ों में अगर कोई दिक्कत है, तो उन कागज़ों को जो है पूरा करवाया जाएगा, और आपका काम करवा के दिया जाएगा। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को ये लगे कि नहीं, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोगों के कार्य कभी नहीं रुकेंगे। अब आती है तीसरी बात। देखिए, तीसरी बात है करप्शन की, क्योंकि सब लोग आज की डेट में जितने भी लोग हैं वो करप्शन से दुखी है। पंचायती राज में तो करप्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो जो भी उम्मीदवार आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के बहाने से आते हैं कि कुछ पैसा यहाँ पे लगा दो और बाद में उसका 5 टाइम्स रिटर्न लेके चले जाओ, लोगों का जो कार्य है उसे छोड़ दीजिए, तो उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये हमारा सिस्टम चला हुआ है। हमें इस सोच को बदलना है, हमें करप्शन के अगेंस्ट में कार्य करना है। अब कोई भी ठेकेदार ये ना समझे कि अगर वो हमारे इस एरिया में रोड बना रहा है कि वो कुछ भी कार्य करेगा, अपने बिल पास करवा लेगा, और उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही कहीं नहीं तय नहीं की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं भी आपको अगर लगेगा कि आपकी रोड अच्छी नहीं बन रही है, या कोई आपका टैंक जो है आईपीएच से रिलेटेड है वो सही से नहीं बन रहा है, या कोई भी चीज़, क्योंकि होती तो ठेकेदारों के थ्रू ही है, जो गवर्नमेंट जब देती है काम, अगर आपको लगता है कि कोई ठेकेदार आपका काम सही से नहीं कर रहा है, या ऑफिसर उसके साथ मिली भगत है, और वहाँ पे किसी तरह की धांधली हो रही है, करप्शन हो रही है, तो आप कॉल कीजिएगा, और उसी वक्त जो है कार्रवाई की जाएगी। हम आरटीआई भी लगाएंगे, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें जवाबदेही दे दी जाए। ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ कागज़ों के पेट भर दिए जाए, पैसा भी कोई गड़बड़ घोटाला करके खा जाए, और ग्राउंड पे काम कुछ हो ना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी ये सारी जो मुहिम है, हमारी ये पंचायती राज सिस्टम में आने की, ये करप्शन से ही जो है पैदा हुई है। हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, इसीलिए हम पंचायती राज सिस्टम में आके इन सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ठेकेदारों को भी सुधारना चाहते हैं, डिपार्टमेंट्स को भी सुधारना चाहते हैं, और सारे पंचायती राज सिस्टम को भी सुधारना चाहते हैं। इसलिए वो सब लोग जो इस नेक्सस में जुड़े हुए हैं और इस तरह की धांधलियों में पड़े हुए हैं, कृपया उनसे आग्रह रहेगा कि अब किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। अब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और हम पूरे संगठित होके लोग, अच्छे लोग संगठित होकर, ईमानदार लोग संगठित होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बड़े से बड़ी एक्शन लेंगे।
अब चौथी चीज़ है जो हम सब्सिडीज़, देखिए हम हैं कृषि से जुड़े हुए लोग। अब गवर्नमेंट ने तो कोई कमी रखी हुई नहीं है। हम बीज लेना चाहते हैं या हम कोई उपकरण लेना चाहते हैं या फिर हम कोई भी और भी कृषि से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, लैंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए हमें अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। लेकिन होता क्या है कि 1 लाख की जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें हमें कभी सब्सिडी के हिसाब से किसी में 50,000 वापस मिलते हैं, किसी में 60,000 वापस मिलते हैं, कईयों में तो 80,000 भी वापस मिलते हैं। तो लेकिन होता ये है कि वो सब्सिडी हमें मिलने में कई साल निकल जाते हैं, फिर उस सब्सिडी का कोई हमारे लिए मतलब नहीं रह जाता। 6 साल, 7 साल, 8 साल भी कई बार ऐसा लग जाते हैं हमें अपनी ही वो जो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिया जा रहा है उसे निकालने में। तो अगर मैं जिला परिषद जैसे ही बनता हूँ तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि जिसने भी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रखा है ब्लॉक में, वो अपनी सारी फाइल मुझे व्हाट्सएप करे। उसकी उन सब कागज़ों को जो है उन्हें संलग्न किया जाएगा, फाइल में एक बनाई जाएगी और उसे क्रॉस चेक किया जाएगा ब्लॉक में जाके कि अगर सब्सिडी आपको नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। अगर आपसे पहले किसी और को सब्सिडी दे दी गई जबकि आपने अप्लाई पहले किया था तो ऐसा क्यों हुआ, वो भी जवाबदेही वहाँ पे तय की जाएगी। तो ये मैं पर्सनली जाके क्रॉस चेक करूँगा और आपको सब्सिडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितनी जल्दी से जल्दी मिलेगी ये भी इंश्योर करूँगा। अगर आपको नहीं मिली है तो उसकी भी जवाबदेही वहाँ पे तय करूँगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। अब पाँचवीं चीज़ है कि देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो उन्नत खेती की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो है बागवान काफ़ी हैं और यहाँ पे और भी फसलें जो है सब्जियाँ वगैरह काफ़ी लगाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग जो है हमारे वो कृषि से जुड़े हुए हैं। अब जब हम कृषि से जुड़े हुए हैं तो हम कृषि से रिलेटेड उपकरण तो लेते ही हैं। तो फिर होता क्या है कि अगर हमारे पास ब्लॉक अगर हमारी उप तहसील देहा में होता तो हमारी जो ये सब्सिडी जो 6-6 7-7 साल में आती है, ये सब्सिडी हमें 5-6 महीने में वापस मिल जाती। लेकिन हम लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं और उससे उल्टा क्या होता है कि ठेठ के लोगों को भी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म इतने ज़्यादा चले जाते हैं सब्सिडी के लिए कि फिर उस हॉर्टिकल्चर ब्लॉक में फिर वो प्रॉपरली काम हो नहीं पाता है। पीछे से जब पैसा आता है तो लोगों को देर हो जाती है वो अनुदान मिलने में। अगर हमारा जो हॉर्टिकल्चर ब्लॉक है अगर वो उप तहसील देहा में भी खुल जाए तो होगा क्या कि ठेठ पे भी प्रेशर कम पड़ेगा, ठेठ के लोगों को भी जल्दी सब्सिडी का पैसा मिल जाएगा और देहा में जो लोग होंगे उन्हें भी बहुत जल्द जो है उप तहसील देहा के लोगों को भी सब्सिडी का पैसा मिल जाएगा। तो हमारा ये कार्य रहेगा कि जीतने के बाद जो है हम लोगों को संगठित करें, बहुत बड़ा डेपुटेशन लेके अपने विधायक साहब के पास, अपने मंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास जाए और उन्हें एग्री करें, उन्हें मनाएं कि हमें हॉर्टिकल्चर जो हमारा ब्लॉक है वो हमें उप तहसील देहा में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बागवान और किसान हैं और हमारी सब्सिडी 6 से 7 साल तक फंसी रहती है। उसी तरह से ठेठ के लोग भी हमारी वजह से सफ़र होते हैं, तो ना वो लोग सफ़र होंगे, ना भी सब्सिडी का पैसा जल्दी मिलेगा और हमें भी अनुदान का पैसा जल्दी मिलेगा। तो हम इस हॉर्टिकल्चर ब्लॉक के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे और ये काम अवश्य करवाएंगे और 100% करवाएंगे कि हमारे देहा में ये ऑफिस खुले, इनका ऑफिस खुले। तो ये कुछ 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पे मैं कार्य करूँगा और अवश्य से ये कार्य करूँगा। और देखिए अगले वीडियो के बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो मेरा एक सपना है, जो मैंने बार बार अपनी पहली वीडियोज़ में भी कहा है कि मेरा एक सपना है कि हमारे बलसन, घूंड और ठेठ क्षेत्र के जो सबसे काबिल बच्चे हैं जो बाहर भी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं या ऑफिसर्स हैं, बहुत मतलब जिसको क्रीमी लेयर बोलते हैं, जिनका बौद्धिक बहुत ज़्यादा बोलूँगा इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उन सभी का एक समूह बना के उन्हें सबको संगठित करके हम एक इस तरह की मुहिम चलाना चाहते हैं कि घर घर में हमारे जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगी हो लोगों के और इसे हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें। तो उससे होगा क्या कि हम अपने क्षेत्र को शायद अगले 10 साल में भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे विकसित क्षेत्र बनाए। कहते हैं कि मड़ाव सबसे विकसित क्षेत्र है, कभी कहते हैं कियारी हैं तो कभी कहते हैं कि बागी हैं। तो इसी तरह से जो घूंड, बलसन और ठेठ जो हमारी ये पंचायतें, इसमें 19-20 पंचायतें जो जिला परिषद एरिया में घूंडवाड़ में आती है, तो उनका ऐसा नाम आए कि ये विश्व के सबसे विकसित क्षेत्र है, सबसे विकसित पंचायतें हैं। तो इस पे हमें कार्य करना है। इसके लिए मेरी क्या योजना है, इसके लिए हम कैसे कार्य करने वाले हैं, लोगों के साथ जुड़ के मैं क्या सोच इसके लिए रखता हूँ, अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। तब के लिए
आप सभी को धन्यवाद।